नमस्कार मित्रों, आप सभी लोगों का उड़ान द फ्लाई के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। हमारा नाम सुरेश धर दुबे और हम आप लोगों के साथ ज्योग्राफी सब्जेक्ट पर डिस्कशन कर रहे हैं। इसके अंतर्गत हम सबसे पहले इंडियन ड्रेनेज सिस्टम पर अध्ययन कर रहे हैं और इस इंडियन ड्रेनेज सिस्टम में हमने हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम के अंतर्गत जो गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र है, इस पर डिस्कशन ऑलरेडी कर लिया है। अब जो हमारा डिस्कशन चल रहा है यह सिंधु नदी तंत्र पर चल रहा है। इसके अंतर्गत हमने एक वीडियो ऑलरेडी हमने अपलोड कर लिया है। आज इसका सेकंड पार्ट हम आप लोगों के साथ डिस्कशन कर रहे हैं। इसके पहले पार्ट में हमने यह डिस्कशन किया था कि जो सिंधु नदी है और सिंधु की जो सहायक नदियां हैं उसका सामान्य परिचय लिया है कि कौन सी नदी कहां से निकलती है और किस स्थान पर मिलती है। और यह भी हमने देखा था कि इससे संबंधित कौन कौन से प्रादेशिक क्षेत्र हैं, उस पर भी हमने अध्ययन किया था। लेकिन जो आज का डिस्कशन है इसमें हम सिंधु की जो प्रमुख 5 सहायक नदियां हैं, जिसमें झेलम है, चेनाब है, रावी, ब्यास और सतलज, इस पर डिस्कशन किया जाएगा। और इसके अंतर्गत हम यह देखेंगे कि जो ये नदियां हैं ये कहाँ से निकलती हैं, इन नदियों की कौन कौन सी प्रमुख सहायक नदियां हैं और उनसे संबंधित कौन प्रमुख डेवलपमेंट हुए हैं, इन सभी बिंदुओं पर आज हम डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग झेलम को देखेंगे, उसके बाद चेनाब, रावी, ब्यास और फिर सतलज। तो सबसे पहले आइए हम लोग झेलम के बारे में एक सामान्य परिचय लेते हैं कि झेलम नदी कहाँ से निकलती है, कैसे कैसे आगे बढ़ती है और इसमें कौन कौन से प्रमुख डेवलपमेंट हुए हैं, इन सभी बिंदुओं को देखते हैं। तो सबसे पहले आप यही देख लीजिए कि जो सिंधु नदी है, जिसकी उत्पत्ति तिब्बत के ट्रांस हिमालय का जो कैलाश श्रेणी है उसमें एक है मानसरोवर झील। उस मानसरोवर झील के सिंधी खवाब और गारतंग से जो नदी निकलती है उसी का नाम सिंधु नदी है। और यह नदी भारत के लेह डिस्ट्रिक्ट से होते हुए पाकिस्तान में एंट्री कर जाती है और यह पाकिस्तान होते हुए मकरान तट पर, किस तट पर? मकरान तट पर अपने जल का विसर्जन करती है। और किस सागर में करती है? उसका नाम है अरब सागर। तो यह मकरान तट पर अपने जल का विसर्जन करती है। और इसी सिंधु नदी की 5 प्रमुख सहायक नदियां हैं जिस पर आज हमें डिस्कशन करना है। और इसमें कौन कौन सी हैं? सबसे पहले आप देखेंगे इसमें झेलम है। यह तो ओरिजिनल मैप है और इसी को हमने एक अलग से बनाया है। यहाँ पे देख रहे हैं ये भारत का पूरा टेरिटरी है और ये जहाँ से निकलती है ये तिब्बत वाला पार्ट है, यहीं से सिंधु निकल रही है और यह सिंधु आगे बढ़ती है। लेकिन इसी की जो सहायक नदियाँ हैं उसमें कौन कौन सी हैं? एक तो आप देख रहे हैं ये झेलम है, एक देख रहे हैं ये चेनाब है, फिर आप देख रहे हैं इधर से रावी आती है और इधर से कौन आती है? ब्यास, और नीचे से कौन आती है? सतलज। यही सब नदियाँ मिल करके क्या होती हैं? जिसको कहते हैं पंजाब वाला एरिया का निर्धारण करती हैं। तो इसी इमेज को थोड़ा यहाँ पे कई चीज़ें लिखी गई हैं इसलिए आपको क्लियर नहीं होगा, इसलिए उसी को हमने अलग से ड्रॉ किया है। इसमें आप देख रहे हैं कि जो सिंधु है वह सिंधी खवाब और गारतंग से निकलती है, जो ट्रांस हिमालय का पार्ट है तिब्बत में। इसी की जो सहायक नदी है एक है झेलम, एक है चेनाब, एक है रावी, एक है ब्यास और एक है सतलज। तो सबसे पहले हम किसके बारे में आज अध्ययन करेंगे? झेलम के बारे में, कि झेलम नदी कहाँ से निकलती है, कहाँ पर जाकर के यह चेनाब में मिलती है, फिर इस पे कौन कौन से प्रमुख डेवलपमेंट हुए हैं, इसे हम कश्मीर घाटी का वरदान कहते हैं। तो इन सभी बिंदुओं पर आज हम डिस्कशन करेंगे। तो देखते हैं ये जो झेलम नदी है ये कहाँ से निकलती है, इसी पर हम पहले समझते हैं। तो जो झेलम नदी है
यह सिंधु की अगर हम बात करें कि किस तट की है, तो यहाँ पर दो तट होगा, एक दायां होता है और एक बायां होता है। तो आप देखिए जो सिंधु हमारी है वो कैसे गुजर रही है, सिंधु ऐसे जा रही है, इसका फ्लो इधर है। तो इधर अगर आप करेंगे तो यह आपका क्या हो जाएगा, यह आपका लेफ्ट हो जाएगा और यह आपका राइट हो जाएगा। यानी लेफ्ट की ये रिवर है और इसी में कौन है, झेलम है। तो इसी झेलम के बारे में हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले देखिए झेलम जो है ये कहाँ से निकलती है, स्थान है जम्मू कश्मीर में, उसको हम कहते हैं सिंधी खबाब, अनंतनाग और बेरीनाग। कहाँ से निकलती है, अनंतनाग और बेरीनाग से यह नदी निकलती है झेलम। लेकिन अनंतनाग बेरीनाग कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में है और किस हिमालय का पार्ट है, ग्रेट हिमालय का पार्ट है। हम लोग ग्रेट हिमालय में देखेंगे, ग्रेट हिमालय नहीं बल्कि हिमालय वाले टॉपिक में हम लोग हिमालय से संबंधित सभी बिंदुओं पर डिस्कशन करेंगे। तो जो हिमालय की दूसरी रेंज है जिसको हम लोग कहते हैं ग्रेट हिमालय, उसी ग्रेट हिमालय की श्रेणी में अनंतनाग और बेरीनाग है और यहीं पर एक शेषनाग है, ये झील है, यहीं से यह नदी निकलती है और निकलने के पश्चात यह आप देख रहे हैं यह आगे बढ़ती है और यह जिस एरिया से गुजरती है उस एरिया का या उस फाल्ट का या उस घाटी का जो नाम है उसको हम नाम देते हैं MCT, यानी है मेन सेंट्रल थ्रस्ट। इसी मेन सेंट्रल थ्रस्ट से होकर के गुजरती है। होता क्या है, देखिए यहाँ पे जैसे एक ट्रांस हिमालय है, फिर एक ग्रेट हिमालय है, फिर यहाँ पर एक लघु हिमालय है। तो यहाँ पर जो रिवर फ्लो होती है यह तो है सिंधु। कौन रिवर है, इंडस, इसको कहते हैं हम लोग सिंधु। और सिंधु जिससे गुजरती है इसका नाम रहता है ITSZ। ये सब हम लोग हिमालय में डिस्कशन करेंगे। लेकिन जो झेलम है जो देख रहे हैं, ये देखिए आपका ट्रांस हिमालय है, यह ग्रेट हिमालय है और यह लघु हिमालय। तो इस ग्रेट हिमालय और लघु हिमालय के बीच से जो नदी गुजरती है इसी को कहते हैं झेलम। क्या कहते हैं, झेलम। और इस घाटी का जो नाम है, इसी घाटी को हम कहते हैं MCT, यानी मेन सेंट्रल थ्रस्ट। तो दो पर्वत श्रेणियों के बीच की जो घाटी है जिसमें झेलम बहती है, उस घाटी का नाम है मेन सेंट्रल थ्रस्ट। और इसी घाटी को हम लोग एक नाम और देते हैं और वह नाम है कश्मीर की घाटी। क्या नाम है, इसी को नाम देते हैं कश्मीर की घाटी। तो जो झेलम नदी है, यह झेलम नदी पहली चीज ग्रेट हिमालय और लघु हिमालय के बीच की जो घाटी है उससे होकर के गुजरती है और उस घाटी का जो नाम है उसे हम कहते हैं MCT, मेन सेंट्रल थ्रस्ट, या उसी को कहते हैं कश्मीर की घाटी। तो कश्मीर की घाटी से यह नदी प्रवाहित होती है। इसी आधार पर हम ये कहते हैं कि झेलम नदी कश्मीर घाटी का वरदान है, क्योंकि झेलम को, कश्मीर को जो ज़्यादातर पानी मिलता है वह किस नदी से मिलता है, इसी झेलम नदी से मिलता है। इसलिए हम लोग झेलम को कश्मीर घाटी का वरदान कहते हैं। जो किस घाटी से प्रवाहित होती है, MCT। तो जब घाटी में प्रवाहित होती है तो इस घाटी में भी कुछ प्लेन एरिया है। क्या है, कुछ प्लेन एरिया है। और जब मैदानी क्षेत्र मिलता है कहीं पर भी तो नदियाँ विसर्पण करने लगती हैं। क्या करने लगती हैं, विसर्पण करने लगती हैं। और इसी आधार पर आप देखते हैं कि जो झेलम नदी है यह हिमालय के घाटी में ही विसर्पण करने लगती हैं। अन्य जितनी नदियां हैं वह मैदानी क्षेत्र में विसर्पण करती हैं, लेकिन झेलम एक ऐसी नदी है जो पर्वतीय क्षेत्र में ही विसर्पण करती है। अन्य कोई भी नदी पर्वतीय क्षेत्र में विसर्पण नहीं करती है, केवल झेलम ही एक ऐसी नदी है जो पर्वतीय क्षेत्र में घाटी प्रदेश में ही क्या करती है, विसर्पण करती है। क्यों विसर्पण करती है, क्योंकि घाटी का जो क्षेत्र है वो कैसा है, प्लेन है और उस प्लेन एरिया में
यह झेलम नदी विसर्पण करती है। तो 2-3 पॉइंट हो गया। पहला चीज़, यह झेलम नदी कहाँ से निकलती है? तो अनंतनाग वेरीनाग। कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में है। किस हिमालय का पार्ट है? ग्रेट हिमालय का पार्ट है। यह झेलम नदी किस घाटी से फ्लो होती है या किस हिमालय के बीच से? तो ग्रेट हिमालय और लघु हिमालय के बीच से। किस घाटी से? यमसीटी घाटी से या कश्मीर की घाटी से। इसी आधार पर इसको कश्मीर घाटी का हम वरदान कहते हैं। दूसरी बात, यह घाटी प्रदेश में एक मैदानी एरिया पा जाती है और उस मैदानी क्षेत्र में यह क्या करती है? विसर्पण करने लगती है। तो हम कह सकते हैं कि जो झेलम नदी है यह विसर्पण करती है घाटी क्षेत्र में ही, हिमालय के कहाँ से कहाँ तक विसर्पण करती है? अगर हम वो स्थान देखें तो अपने उत्पत्ति से लेकर के बारामूला तक यह जो क्षेत्र है यहाँ से, यानी जहाँ से निकलती है वो तो अनंतनाग है, यहाँ से ही नदी एक घाटी में ही चल रही है और जैसे जैसे आगे बढ़ती है तो यहाँ पे जो बारामूला है ये वाला क्षेत्र, इस बारामूला तक क्या करती है? विसर्पण करती है। बारामूला लास्ट है पार्ट, यहाँ से पाकिस्तान फिर स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ तक ये नदी विसर्पण करती है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि हिमालय के घाटी प्रदेश में कौन सी नदी है जो विसर्पण करती है? तो उसका नाम क्या है? झेलम है। कहाँ से कहाँ तक विसर्पण करती है? तो अपने उत्पत्ति के स्थान से लेकर के कहाँ तक? बारामूला तक यह नदी विसर्पण करती है। और इसी विसर्पण के दौरान जब नदियाँ विसर्पण करती हैं तो इसी विसर्पण के दौरान जब इसका एक पार्ट, कुछ भाग जब इसका अलग हो जाता है, इससे भी इसकी मुख्य धारा से कुछ भाग अलग हो जाता है, तो उसको हम नाम दे देते हैं क्या? गोखुर झील। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे नदी ऐसे फ्लो हो रही है और फ्लो होते ही ऐसे टर्न लेकर के फिर ऐसे चल रही है, तो ऐसे जब नदी की धारा चलेगी तो कुछ समय पश्चात क्या होता है? इसका जो ये पार्ट ऊपर वाला है यह इसकी धारा से अलग हो जाता है, नदी ऐसे फ्लो करने लगती है। और जब नदी ऐसे फ्लो करने लगती है तो यह क्षेत्र क्या होता है? कट करके अलग हो जाता है। और नदी ऐसे क्यों विसर्पित हो रही है, मियांडर बना रही है? क्योंकि मैदान हो गया। जब स्लोप कम हो जाता है तो नदी विसर्पण करने लगती है और इसका एक पार्ट जब इसकी मुख्य धारा से कट करके अलग हो जाता है तो इससे जो यह भाग अलग हो गया, यहाँ पर एक झील का निर्माण हो जाता है जिसको हम कहते हैं क्या? गोखुर झील। क्या कहते हैं? गोखुर झील। और यह गोखुर झील का निर्माण करती है झेलम नदी। कहाँ पर? कश्मीर की घाटी में ही एक झील का निर्माण कर देती है और उस झील का क्या नाम है? बुलर झील। ध्यान रखिएगा। यहाँ पर झेलम नदी कश्मीर की घाटी में ही जब विसर्पित करती है तो विसर्पण के दौरान मुख्य धारा से जो भाग इसका अलग होकर के एक झील का रूप धारण कर लिया है, उसी झील को हम लोग गोखुर झील के नाम से जानते हैं। और वह कौन सी झील है? बुलर झील है। वैसे बुलर झील की उत्पत्ति के लिए विवर्तनिकीय घटनाएं भी उत्तरदायी हैं, लेकिन फिर भी अगर आपसे कहा जाए कि बुलर झील किस प्रकार की झील है तो आप कौन सा आंसर देंगे? ये गोखुर झील है। लेकिन इसमें विवर्तनिकीय कारक भी उत्तरदायी हैं, लेकिन दोनों में से कोई एक विकल्प चुनना होगा तो क्या आप जवाब देंगे? यह गोखुर झील है। तो बात स्पष्ट हो गई कि यह नदी जब अपने मैदानी क्षेत्र में यानी घाटी प्रदेश में आगे बढ़ती है तो प्लेन एरिया मिलता है, उस प्लेन एरिया में यह विसर्पण करने लगती है और विसर्पण के दौरान ही एक झील का निर्माण करती है जो गोखुर झील है और उसका नाम क्या है? बुलर झील है। और बुलर झील के बारे में एक खास बात ये भी है कि यह कैसी झील है? ताजे पानी की झील है। कैसी झील है? ताजे पानी की झील है। तो वही है कि यह नदी जब आगे बढ़ती है तो अपने मार्ग में ही एक झील का निर्माण करती है जिसका नाम क्या है? बुलर झील, जो ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है। तो ये बात तो स्पष्ट हो गई होगी। यह नदी आगे बढ़ती है, आगे बढ़ने के क्रम में इसकी एक सहायक नदी आती है जिसका नाम है किशनगंगा। क्या नाम है? किशनगंगा। तो आपसे यह प्रश्न पूछ सकता है कि किशनगंगा किसकी सहायक नदी है? तो आप जवाब क्या देंगे? यह झेलम की सहायक नदी है। और इसी किशनगंगा को
पाकिस्तान में किस नाम से हम पुकारते हैं, तो उसका नाम है नीलम नदी। ध्यान रखिएगा, यह नीलम नदी किसका नाम है, इसी झेलम का नाम नीलम नदी है, लेकिन कहाँ पर, पाकिस्तान में। तो अच्छी बात है। और इसके बाद यह नदी आगे बढ़ती है तो यहाँ पर दो स्थान है, एक है मुजफ्फराबाद और एक है मीरपुर। तो मुजफ्फराबाद और मीरपुर के बीच में यह जो नदी है, आप जब एटलस में देखेंगे तो यहाँ पर यह नदी भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर पर फ्लो होती है, यानी दोनों देशों की प्राकृतिक सीमा का निर्धारण करती है। कौन, यह झेलम नदी। कहाँ से कहाँ तक, मीरपुर से या मुजफ्फराबाद से कहाँ तक, मीरपुर तक यह क्या करती है, प्राकृतिक सीमा बनाती है भारत और पाकिस्तान का। तो यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि झेलम नदी भारत और पाकिस्तान की प्राकृतिक सीमा बनाती है कहाँ से कहाँ तक, तो आंसर होगा मुजफ्फराबाद से लेकर के मीरपुर तक। और यह नदी आगे बढ़ती है तथा चेनाब नदी में जाकर के मिल जाती है कहाँ पर, ट्रिम्पू एक स्थान है, और ट्रिम्पू कहाँ पर है, पाकिस्तान में। तो यह झेलम नदी अनंतनाग से निकलती है, मार्ग में बुलर झील पड़ती है, इसी के मार्ग में श्रीनगर भी पड़ता है, बारामूला तक विसर्पण करती है, किशनगंगा आकर के इसमें मिल जाती है। यह मुजफ्फराबाद से मीरपुर तक भारत और पाकिस्तान की प्राकृतिक सीमा बनाती है तथा ट्रिम्पू के पास आकर के यह चेनाब नदी में मिल जाती है। तो यह सारे बिंदु इससे संबंधित हैं। साथ में इस झेलम नदी पर कुछ प्रमुख डेवलपमेंट भी हो रहे हैं, यानी कुछ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट या कुछ जल संग्रहण के लिए डैम बनाए जा रहे हैं, सिंचाई के लिए या अन्य कार्यों के लिए, जिसके नाम यहाँ पर 2-3 लिखे गए हैं। आप आराम से याद कर सकते हैं। जिसमें सबसे पहला है तुलबुल डैम। क्या नाम है, तुलबुल डैम। तो आपसे पूछा जाता है अक्सर कि तुलबुल डैम किस राज्य में है, तो राज्य तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर डैम आपके जम्मू कश्मीर में ही मिलेंगे। तो जम्मू कश्मीर में है। साथ में किस नदी पर है, तो आपको बताना है झेलम नदी पर। दूसरा जो प्रमुख डेवलपमेंट है वो कौन सा है, उरी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, और यह भी जम्मू कश्मीर में ही है। जो आप देखते हैं उरी अटैक हुआ है वह यही है, मतलब एरिया वही है। तो यहाँ पर एक डैम बना है और इस डैम का क्या नाम है, उरी 2 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। साथ में किशनगंगा पर भी एक डैम बन रहा है, जो किसके द्वारा बनाया जा रहा है, तो आप देख रहे हैं जो वेल है भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड, इसके द्वारा बनाया जा रहा है। और इसका नाम क्या है हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का, किशनगंगा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। क्या नाम है, किशनगंगा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। इसका पाकिस्तान लगातार क्या कर रहा है, विरोध कर रहा है। विरोध करने के पीछे जो सबसे प्रमुख कारण है वह ये है कि इसके कारण जो पाकिस्तान में जल है वह जल क्या हो जाएगा, धीरे धीरे कम हो जाएगा। जो उसके प्रमुख शहर हैं वहाँ पर जल की मतलब अभाव देखने को मिलेगा, इसलिए बार बार वो विरोध करता है। और वैसे जो सिंधु नदी जल समझौता 1960 का है, उसके तहत इसके जल का ज़्यादातर हिस्सा किसके हिस्से में है, पाकिस्तान के हिस्से में। लेकिन फिर भी जो परसेंटेज भारत का है, भारत अभी अपना पूरा जल का दोहन नहीं करता है, तो भारत अपने पूरे जल का भी दोहन तो करता ही नहीं है। तो भारत का जितना अधिकार है वह अपने पूरे अधिकार को लेने की बात कर रहा है, जिसका विरोध कौन करता है, पाकिस्तान करता है। तो खैर ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए किशनगंगा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट किस नदी पर बन रहा है, तो आप बताएंगे कि झेलम की जो सहायक है किशनगंगा, इस पर निर्मित किया जा रहा है। किसके द्वारा बनाया जा रहा है, भेल के द्वारा, यानी भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड के द्वारा बनाया जा रहा है। और कहाँ पे बन रहा है ये, यानी बांदीपुर जिला है जम्मू कश्मीर में, यहाँ पर यह प्रोजेक्ट कैरी ऑन किया जा रहा है। अब इसी से संबंधित हम बात करते हैं कुछ जो, जैसे यहाँ पे बहुत से ऐसे लेटर हैं कि जो आपके समझ में नहीं आ सकते हैं क्योंकि हैंड रिटन हैं, तो इसलिए इससे संबंधित हमने कुछ
पीपीटी के माध्यम से कुछ शब्द आपको दे दिए हैं कि जिससे आपको समझने में कोई असुविधा ना हो, आप इसको आराम से पढ़ सकते हैं और देख सकते हैं। वही चीज़ लिखा है जो हमने पीछे बताया है कि जो इसकी उत्पत्ति है ग्रेट हिमालय के अनंतनाग वेरीनाग से होती है। ठीक है, कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में है। दूसरा है झेलम नदी को कश्मीर घाटी का वरदान कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यह कश्मीर घाटी से ही होकर के फ्लो होता है। 2 बिंदु यहाँ पर नहीं लिखा है क्योंकि जिस घाटी से बहता उस घाटी का नाम क्या है? यमसिटी या कश्मीर की घाटी। और दूसरा बिंदु ये इंपॉर्टेंट है कि यह ग्रेट हिमालय और लघु हिमालय के बीच से प्रवाहित होती है, तो इसको आप अपने से मेंशन कर लीजिएगा। तीसरा बिंदु है कश्मीर की घाटी में विसर्पण करती है और कहाँ से कहाँ तक? अनंतनाग से बारामूला तक। और इसी विसर्पण के पश्चात ये एक झील का निर्माण करती है जिसका नाम है बुलर झील, जो गोखुर झील है। और झेलम नदी मुजफ्फराबाद से मीरपुर के बीच में भारत पाकिस्तान की प्राकृतिक सीमा बनाती है। साथ में जो इसकी प्रमुख सहायक नदी है किशनगंगा, उसको पाकिस्तान में हम नीलम नदी कहते हैं। और यह जो झेलम नदी है यह ट्रिम्पू के समीप जाकर के चेनाब नदी में मिल जाती है। और इस नदी पर 2 प्रमुख डैम हैं, एक तो उरी 2 है और एक जो है उसका नाम है एक है उरी 2 और एक है तुलबुल। ये तो 2 ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं बहुत पहले से ही, लेकिन जो कंस्ट्रक्शन में है, जो निर्माणाधीन है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है किशनगंगा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। और यह किसके द्वारा बनाया जा रहा है? भेल के द्वारा बनाया जा रहा है। और किस नदी पर बनाया जा रहा है? किशनगंगा नदी पर बनाया जा रहा है। तो इतने सारे बिंदु झेलम नदी से संबंधित हैं कि जो सिंधु की एक प्रमुख सहायक नदी है और इसे हम कश्मीर घाटी का वरदान कहते हैं। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ें तो झेलम नहीं बल्कि सिंधु की जो अगली प्रमुख सहायक नदी है उसका नाम है चेनाब। तो अब आइए उसके बारे में हम लोग एक परिचय लेते हैं कि चेनाब नदी कहाँ से निकलती है, यह कहाँ पर जाकर के सतलज में मिलती है, उसकी कौन सी सहायक नदी है, उस पर कौन कौन से प्रोजेक्ट कैरी ऑन हैं। तो इन सभी बिंदुओं पर हम लोग पहले चर्चा कर लेते हैं। तो वही है फिर से, यानी यहाँ पर सिंधु नदी है, सिंधु की एक सहायक नदी है झेलम और इसकी जो दूसरी सहायक नदी है उसका नाम क्या है? चेनाब। और चेनाब के बारे में अगर हम बात कहें तो यह जो चेनाब नदी है यह सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। हमने इसको पहले वीडियो में ही डिस्कशन कर लिया था कि जो चेनाब है यह सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है और जो सतलज है यह सिंधु की दूसरी सबसे बड़ी सहायक नदी है। तो अब हम जो डिस्कशन करेंगे वह इस चेनाब के बारे में डिस्कशन करेंगे कि चेनाब नदी कहाँ से निकलती है, इसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है, इसकी कौन सी सहायक नदी है और इस पर कौन कौन से प्रमुख डैम हैं, इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो यहाँ पर पहले ये जान लेते हैं कि जो चेनाब नदी है यह 2 नदियों के मिलने से बनती है। एक का नाम है चंद्र और एक का नाम है भागा, यानी 2 नदियाँ मिलती हैं और मिल करके क्या बनाती हैं? चेनाब। कौन कौन सी नदी है? चंद्र और भागा मिल करके क्या बनाती हैं? चेनाब। और इस चेनाब का जो पौराणिक नाम है, जो एंशियंट हिस्ट्री में इस्तेमाल होता है, उसको हम कहते हैं अस्कनी। क्या कहते हैं? अस्कनी। तो वैसे झेलम के भी बारे में है तो आप देख लीजिएगा, सभी नदियों का पौराणिक नाम है, तो आप पौराणिक नाम भी याद कर लीजिएगा। कभी कभी पूछा जाता है कि इस नदी का पौराणिक नाम क्या है, तो यहाँ चेनाब है और चेनाब का पौराणिक नाम क्या है? अस्कनी। और यह 2 नदियों की मिल करके बनती है, एक का नाम है चंद्र और एक का नाम है भागा। जैसे गंगा भागीरथी और अलकनंदा, उसी प्रकार यह भी 2 नदियों के मिलने से बनती है, चंद्र और भागा। जो इसकी उत्पत्ति है, वैसे तो चंद्र और भागा 2 नदियां हैं, लेकिन दोनों की जो उत्पत्ति है एक ही स्थान से मानी जाती है और वह स्थान क्या है? बारालाचा है। बारालाचा एक दर्रा है और यह जो दर्रा है यह भी ग्रेट हिमालय का पार्ट है। किसका पार्ट है? ग्रेट हिमालय का पार्ट है।
जैसे हिमालय में 3 श्रेणियां हैं, ग्रेट हिमालय है, लघु हिमालय है, शिवालिक है। तो ग्रेट हिमालय का जो विस्तार आप देखेंगे हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में है। वहाँ पर एक दर्रा मिलता है, वैसे 2 दर्रा है, एक का नाम है बारालाचा और एक का नाम है सिपकीला। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं बारालाचा दर्रे की। तो इसी बारालाचा दर्रा से 2 नदियाँ निकलती हैं, एक का नाम है चंद्र और एक का नाम है भागा। तो ध्यान रखिएगा, यह चंद्र नदी पर ही एक है चंद्रताल। क्या नाम है? चंद्रताल। और भागा से संबंधित कौन है? सूरजताल। तो छोटे मोटे बिंदु हैं, आप इसको भी याद कर सकते हैं। चंद्र से यानी चंद्रताल, और इसी चंद्रताल के मध्य में एक टापू है, टापू यानी द्वीप, यानी कोई झील, और झील के मध्य में क्या है? टापू, यानी एक द्वीप है। और उस द्वीप का क्या नाम है? समुद्र टापू। तो ठीक है, छोटा बिंदु है, फिर भी याद करिएगा। चंद्र पर है चंद्रताल, भागा पर है सूरजताल। यह दोनों नदियां कहाँ से निकलती हैं? ग्रेट हिमालय का जो विस्तार हिमाचल प्रदेश में है, वहाँ पर एक दर्रा है जिसका नाम है बारालाचा। उस बारालाचा दर्रा से निकलती है कौन? चंद्र और भागा। और ये 2 नदियाँ जब निकल करके आगे बढ़ती हैं तो तांडी के पास, कहाँ पर? तांडी के पास यह आपस में मिल जाती हैं, और मिलने के पश्चात यह किस नाम से आगे बढ़ती हैं? चेनाब के नाम से आगे बढ़ती हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है कि जो चेनाब नदी है किस नदी के मिलने से बनती है? तो चंद्र और भागा। कहाँ पर दोनों नदियाँ मिलती हैं? तांडी के पास। और यह नदी आगे बढ़ती है, इसकी जो एक प्रमुख सहायक नदी है उसका नाम क्या है? किश्तवाड़। तो आपसे पूछा जा सकता है किश्तवाड़ किसकी प्रमुख सहायक नदी है? तो आप क्या जवाब देंगे? चेनाब की। जबकि किशनगंगा किसकी है? झेलम की। किशनगंगा पर कौन कौन से डैम हैं? 2 हैं, एक का नाम तुलबुल है और एक का नाम है उरी 2, और एक बन रहा है किशनगंगा। तो किशनगंगा पे किशनगंगा कोई इशू नहीं है। तुलबुल और उरी 2 आपको याद करना है। किससे संबंधित है? झेलम से, और झेलम की सहायक क्या है? किशनगंगा। ठीक है। और यह नदी आगे जब बढ़ती है तो झेलम नदी इससे आकर के कहाँ मिलती है? ट्रिम्पू के पास आकर के मिल जाती है। और यह चेनाब आगे बढ़ती है तो इससे आकर के एक रावी नदी है जो मिलती है, वह जिस स्थान पे मिलती है उसका नाम है रंगपुर। और यह जो चेनाब है यह स्वयं जाकर के सतलज में मिल जाती है, और जहाँ पे मिलती है उसका नाम क्या है? पंजनद। ये सब हमने पहले पार्ट में ही डिस्कशन कर लिया, लेकिन फिर भी आवश्यकता अनुसार बार बार इसको हम केवल आपको याद दिला रहे हैं। इस पे जो प्रमुख डैम हैं उनके नाम आप देख सकते हैं। यहाँ पर 3-4 डैम हैं। सबसे पहला अगर आप बात करें तो इस पर है कीरू। ये जो कीरू है यह किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट है जम्मू कश्मीर में, वहीं पर पाई जाती है। दूसरा जो उसका नाम है दुलहस्ती है। तुलबुल नहीं, तुलबुल तो झेलम पे है, लेकिन दुलहस्ती किस पे है? चेनाब पर है। तो दुलहस्ती है, बगलिहार है और सलाल है। आप देखिए नाम क्या है, एक साथ याद करेंगे। जब नाम एक साथ आप बार बार लेंगे तो चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। और याद करने का सबसे अच्छा तरीका है, आप इसको जितनी बार ड्रॉ करेंगे आपको उतना ज़्यादा इजी होगा इसे समझने में। तो आप इसको याद करने के बजाय क्या करिए, बार बार इसको ड्रॉ करिए, तब जा कर के आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। और नाम एक साथ पढ़ा करिए, जैसे दुलहस्ती, बगलिहार और सलाल, साथ में एक है कीरू। तो 4 इस पे प्रमुख डैम हैं जिसके कारण यह हमेशा चर्चा में रहती है। तो ठीक है, कीरू कहाँ पर है? किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट है जम्मू कश्मीर में, वहाँ पर है। दुलहस्ती भी किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में है, जम्मू कश्मीर में है। जो बगलिहार है यह रामबन है जम्मू कश्मीर में। रामबन भी एक डिस्ट्रिक्ट है, कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में। साथ में सलाल भी कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में है। तो इतने प्रमुख बिंदु थे किससे संबंधित? इस चेनाब से संबंधित। अगर हम बात करें, एक और यहाँ पर प्रमुख बिंदु है जिसको नोट में लिखा गया है, और उसका नाम क्या है? उसका नाम है पाकल दुल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। और यह किस नदी पर बना है? यह जो है चेनाब की एक छोटी सहायक नदी है जिसका नाम है
मरुसुदर नदी है। क्या नाम है? मरुसुदर नदी है। इसी मरुसुदर नदी पर यह पावर प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है और उसका नाम क्या है? पाकल दुल। तो ध्यान रखिएगा, आपसे यह बिंदु पूछा जा सकता है कि पाकल दुल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट किस नदी से संबंधित है? तो आप कहेंगे चेनाब। और चेनाब की जो सहायक है उसका नाम क्या है? मरुसुदरी, जिस पर यह बनाया जा रहा है। और यह काफ़ी बड़ा पावर प्रोजेक्ट है जिसकी पूरी क्षमता कितनी है? 1000 मेगावाट की है। तो ध्यान रखिएगा, 4 तो यानी काफ़ी पुराने हो चुके हैं, ये तो आपको याद कर ही लेना चाहिए। लेकिन जो हाल फिलहाल में चर्चा में हो कौन है? पाकल दुल है। क्यों? क्योंकि यह निर्माणाधीन है। तो वैसे जो चीज़ें न्यूज़ में रहती हैं वह आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो जाती हैं। वैसे हर बिंदु देखना तो ज़रूरी है ही है, लेकिन फिर भी जो हाल फिलहाल में चर्चा में है उसके कारण उसे याद करना काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा, पाकल दुल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट चेनाब नदी के सहायक जो है मरुसुदरी, उस पर निर्माणाधीन है, इसलिए यह चर्चा में है। तो ये कुछ प्रमुख बिंदु थे चेनाब से संबंधित जो आपको याद करने हैं। अब इसी को हम पीपीटी के माध्यम से आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर दे रहे हैं कि जिससे आपको पढ़ने में कोई असुविधा ना हो। तो देख लीजिए इसे क्या है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो वही लिखा है कि जो चेनाब है यानी चंद्रभागा, यह चंद्र और भागा नदियाँ ग्रेट हिमालय के बारालाचा दर्रे से निकलती हैं जो हिमाचल प्रदेश में है। साथ में भी लिखा है कि चंद्र नदी पर ही चंद्रताल और भागा नदी पर सूरजताल है। चंद्रताल के मध्य में एक टापू है जिसको कहते हैं समुद्र टापू। फिर यहाँ पर है चंद्र और भागा नदियाँ तांडी के समीप मिलकर चेनाब के नाम से आगे बढ़ती हैं। फिर है सिंधु की सबसे बड़ी जो सहायक नदी है वो कौन है? चेनाब है। यह हमने पहले ही बता दिया था कि चेनाब सिंधु की सबसे बड़ी सहायक है। फिर यहाँ पर है ट्रिम्पू के समीप झेलम नदी से तथा रंगपुर के समीप रावी नदी से और पंजनद के समीप सतलज नदी से यह चेनाब नदी जाकर के मिल जाती है। अगर और भी बिंदु की बात करें तो वहाँ पर है किश्तवाड़, इसकी प्रमुख सहायक नदी है जिसकी उत्पत्ति जम्मू कश्मीर से ही होती है। इस पर देख रहे हैं किरु और दुलहस्ती, यह 2 डैम कहाँ पर हैं? जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में हैं। बगलहार रामबन जम्मू कश्मीर में है और जो सलाल है यह भी जम्मू कश्मीर में हैं। यह 4 डैम तो इस पर बहुत पहले से ही बने हुए हैं, लेकिन जो लेटेस्ट बन रहा है उसका नाम है पाकल दुल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट और यह आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में ही है। लेकिन यह चेनाब की एक सहायक नदी है जिसका नाम है मरुसुदरी, उस पर बनाया जा रहा है जिसकी क्षमता कितनी है? 1000 मेगावाट की है। तो यह कुछ प्रमुख बिंदु झेलम चेनाब नदी से संबंधित थे। अब जो सिंधु की तीसरी प्रमुख सहायक नदी है उसका नाम है रावी। तो हम रावी और ब्यास को एक साथ देखेंगे। वैसे तो 2 अलग अलग हैं, दोनों अपना अलग अस्तित्व रखती हैं, लेकिन फिर भी दोनों का वर्जन एक स्थान से होता है, इसलिए दोनों को एक साथ हम पढ़ने का प्रयास करते हैं कि रावी और ब्यास से संबंधित कौन कौन से प्रमुख बिंदु हैं। तो आइए उस पर हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। तो यह जो रावी नदी है, रावी नदी को ही एक नाम और दिया गया है जिसको कहते हैं परुसणी। क्या कहते हैं? परुसणी, या इसी को कभी कभी इरावती नदी के नाम से भी जाना जाता है। तो ध्यान रखिएगा, परुसणी इरावती को ही हम लोग क्या कहते हैं? रावी नदी के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर वही मानचित्र फिर से है कि यह तो सिंधु नदी है और इस सिंधु नदी की एक सहायक हो गई झेलम जिसकी उत्पत्ति अनंतनाग वेरीनाग। दूसरी जो सहायक है उसका नाम है चेनाब जिसकी उत्पत्ति हो गई बारालाचा से।
जो तीसरी सहायक है उसका नाम है रावी और ब्यास। वैसे 3 और 4 हैं, तो रावी और ब्यास को हम एक साथ इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि दोनों की उत्पत्ति एक ही जगह से हुई है और उसका नाम क्या है, रोहतांग दर्रा। तो ध्यान रखिएगा, इस रावी और ब्यास के बारे में हमें डिस्कस करना है। वैसे इस मानचित्र में भी देख सकते हैं कि यह जो है यह रावी है जो जाकर के चेनाब में मिल जाती है। इधर से देखो चेनाब आ रही है, इस चेनाब में मिलती है और यहीं से एक नदी और निकलती है ऐसे घूम टहल करके, और यह जाकर के किसमें मिल जाती है, सतलज में। इधर से देखिए सतलज आ रही है। तो ये 2 नदियाँ एक ही स्थान से निकलती हैं, इसलिए दोनों नदियों को हम लोग एक साथ पढ़ लेते हैं, रावी और ब्यास को। तो ध्यान रखिएगा यह कहाँ से निकलती है और कहाँ पर जाकर के मिलती हैं, या इस पर कौन कौन से डेवलपमेंट हैं, इसी को हमें देखना है खास करके। तो आइए इसके बारे में थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं, क्या है रावी और क्या है ब्यास। तो यहाँ पर नाम वही है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर जो रावी और ब्यास है, यह जिस स्थान से निकलती है उसका नाम है रोहतांग दर्रा। क्या नाम है, रोहतांग दर्रा। और यह रोहतांग दर्रा अगर हम बात करें तो यह लघु हिमालय का पार्ट है। किसका पार्ट है, लघु हिमालय का। हमने कहा हिमालय की 3 श्रेणियां हैं, ग्रेट हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय। तो जो लघु हिमालय है, लघु हिमालय में भी 3-4 पर्वत श्रृंखला है। जैसे एक का हम कहते हैं पीर पंजाल है, तो उसी पीर पंजाल में एक दर्रा है जिसका नाम है रोहतांग दर्रा। लेकिन यह रोहतांग दर्रा है तो पीर पंजाल में, लेकिन यह किस राज्य में पड़ता है, वह राज्य है हिमाचल प्रदेश। तो जिस नदी की उत्पत्ति हो रही उसके बारे में आपको स्पेशल जानना चाहिए कि कहाँ से निकल रही है, किस हिमालय का पार्ट है, क्योंकि एग्जामिनर किसी भी तरह से प्रश्न आपसे पूछ सकता है। केवल एक पॉइंट जान लेना अच्छा नहीं है, उसके बारे में हर पॉइंट जानिए कि कौन सा राज्य है, कौन सा हिमालय है, या हिमालय के किस पार्ट से निकल रही है। तो आप ध्यान रखिएगा, यह जो है लघु हिमालय के पीर पंजाल की श्रेणी से रोहतांग दर्रे के समीप से यह निकलती है। कौन सी नदी, रावी और ब्यास दोनों। यह रावी नदी कोई हम लोग परुसड़ी या इरावती के नाम से भी जानते हैं। यह नदी कहाँ पे जाकर के मिलती है, चेनाब में। यह चेनाब में ही मिलती है, तो चेनाब में जिस स्थान पर मिलती है उसका नाम है रंगपुर। लेकिन जो ब्यास जाकर के मिलती है उसका नाम है हरके बैराज। तो ब्यास मिलती है सतलज से, लेकिन रावी मिलती है किससे, चेनाब से। यह ध्यान रखिएगा। और इस रावी पर जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं उसमें 3 हैं प्रमुख। एक का नाम है उज। क्या नाम है, उज मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। मल्टीपर्पज का मतलब होता है बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना, यानी यह बाढ़ नियंत्रण के लिए भी बनाया गया है, सिंचाई के लिए भी बनाया गया है, विद्युत उत्पन्न करने के लिए भी बनाया गया। उसको हम कहते हैं मल्टीपर्पज डैम। तो एक है उज, एक है रंजीत सागर और एक है शाहपुर कांडी डैम। तो 3 डैम हैं, ध्यान रखिएगा। उज है, रंजीत सागर है और शाहपुर कांडी है। लेकिन इसी रंजीत सागर को एक नाम और दिया जाता है जिसका नाम है थीन। क्या नाम है, थीन। यहां लिख देते हैं। इसी रंजीत सागर को एक नाम से और जानते हैं, उसका नाम है थीन। तो रंजीत सागर कहाँ पर है, पंजाब में है। शाहपुर कांडी कहाँ है, यह भी पंजाब में है। जो उज मल्टीपर्पज है ये कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में है। 3 प्रोजेक्ट आपके किस नदी पर हैं, इस रावी नदी पर हैं। लेकिन यहाँ पर एक पार्ट काफ़ी महत्वपूर्ण है, रंजीत सागर। कौन है, रंजीत सागर। क्यों, क्योंकि रंजीत सागर पहले से ही चला आ रहा है और इस रंजीत सागर को सपोर्ट देने के लिए एक डैम बनाया जा रहा है जिसका नाम क्या है, शाहपुर कांडी डैम। तो शाहपुर कांडी डैम बनाया जा रहा है रावी नदी पर। क्यों बनाया जा रहा है कि जिससे जो हमारा रंजीत सागर डैम है या
लंबे समय तक सस्टेन कर सके, क्योंकि जब एक के सपोर्ट में दूसरा डैम बनता है तो उसके जल को न्यूट्रलाइज कर लिया जाता है, ओवरलोड नहीं हो पाता है। तो इसी दृष्टिकोण से रंजीत सागर डैम को सपोर्ट करने के लिए जो डैम बनाया जा रहा है उसका नाम क्या है, शाहपुर कांडी डैम बनाया जा रहा है, जिसका विरोध पाकिस्तान लगातार कर रहा है। और करने के पीछे जो सबसे प्रमुख कारण है, क्योंकि जो उसकी मेन सिटी लाहौर है उसको जल का अभाव हो रहा है। अगर शाहपुर कांडी डैम बन जाएगा तो जो लाहौर सिटी है उसकी जो जलापूर्ति है वह काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो जाएगी, इसलिए उसका वो लगातार विरोध कर रहा है। तो खैर ठीक है, लेकिन फिर भी आपको याद करना है कि शाहपुर कांडी डैम किस नदी पर है, रावी नदी पर है। यह किसके सपोर्ट में बनाया जा रहा है, तो उसका नाम है रंजीत सागर। रंजीत सागर को ही एक नाम और देते हैं, क्या नाम है, थीन। और साथ में एक और डैम है जिसका नाम है उझ मल्टीपर्पज डैम। तो 3 डैम है रावी पर, एक है उझ, एक है रंजीत और एक है शाहपुर कांडी। और यह नदी रंगपुर के समीप जाकर के चेनाब नदी में मिल जाती है और निकलती कहाँ से है, रोहतांग दर्रे से। यह कुछ इसके बारे में प्रमुख बिंदु थे। वही लिखा गया है कि यह लाहौर की क्या है, एक प्रमुख नदी है। तो यह जब शाहपुर कांडी डैम बनेगा तो जो लाहौर को पानी मिलता था अबाध रूप से, वह पानी क्या हो जाएगा, प्रतिबंधित हो जाएगा, जिसलिए उसका लाहौर जो शहर है वह बुरी तरह से प्रभावित होगा। इसी प्रकार जो सिंधु की चौथी प्रमुख सहायक नदी है उसका नाम है ब्यास। ब्यास भी इसी रोहतांग दर्रे से ही निकलती है और यह नदी सतलज नदी में जाकर के मिलती है। किसमें मिलती है, सतलज में। और जिस स्थान पे जाकर के मिलती है उस स्थान का नाम क्या है, हरिके बैराज। यह जो बैराज है, बैराज का मतलब ही होता है बाढ़ नियंत्रण के दृष्टिकोण से बनाया गया कोई भी डैम है। और इसी बैराज से एक नदी, एक नहर निकाली गई। क्या निकाली गई, एक नहर निकाली गई है जिसका नाम है इंदिरा नहर। क्या नाम है, इंदिरा। यहीं से एक नहर निकलेगी जिसका नाम है इंदिरा नहर है। और इंदिरा नहर में अबाध जलापूर्ति बनी रहे, इसके लिए इस ब्यास नदी पर एक डैम बनाया गया है जिसका नाम है पोंग डैम। क्या नाम है, पोंग डैम। तो ध्यान रखिएगा, यह जो पोंग डैम है, यह पोंग डैम किस पर है, ब्यास पर है। क्यों बनाया गया है, इसका बेसिक उद्देश्य है कि जो इंदिरा नहर है, इंदिरा नहर में अबाध जल की आपूर्ति बनी रहे, यानी यहाँ से पानी इसमें लगातार जाता रहे, इसलिए यहाँ पर एक डैम बनाया गया जिसका नाम है पोंग डैम। डैम का नाम है पोंग, यानी जो बांध बनता है, जो बैरिकेटिंग की जाती है उसका नाम है पोंग। और उसके कारण जो पीछे एक जलाशय निर्मित होता है जहाँ पर जल इकट्ठा होता है, उस जलाशय का जो नाम है उसको हम कहते हैं महाराणा प्रताप सागर, या उसी का नाम है पोंग झील। क्योंकि एक बैरिकेड बनाएंगे, उस बैरिकेड का नाम है पोंग बांध, और इसके कारण जो पीछे जल इकट्ठा होता है उस जल का नाम है महाराणा प्रताप सागर, या उसी को कहते हैं पोंग झील। और इसी झील से पानी की सप्लाई कहाँ की जाती है, इस इंदिरा नहर में की जाती है, जिससे इंदिरा नहर में लगातार जल की आपूर्ति बनी रहे। तो ये प्रमुख बिंदु थे। लेकिन यहाँ पर एक बिंदु और इम्पॉर्टेंट है। हमने शायद आपसे जब चंबल नदी का डिस्कशन कर रहे थे तब आपको बताए थे कि चंबल नदी पर भी एक इसी नाम से मिलता जुलता है जिसका नाम है राणा प्रताप सागर। तो राणा प्रताप जो है सागर, जो डैम है या बांध है, यह किस नदी पर है, चंबल नदी पर है, जो राजस्थान में है। लेकिन यहाँ पर जो नाम है, ये क्या नाम है, महाराणा प्रताप सागर है। क्या नाम है, महाराणा प्रताप। और यहाँ का नाम क्या है, राणा प्रताप। चंबल वाले पर जो डैम उसका नाम है राणा प्रताप, वह कहाँ पर है, राजस्थान में है। लेकिन यहाँ पर जो है इसका नाम है महाराणा प्रताप, और ये कहाँ पर है,
हिमाचल प्रदेश में है। तो इसमें आप कोई कन्फ्यूजन न करिएगा, जहाँ पर भी इस प्रकार के कन्फ्यूजन वाले पॉइंट है उस पर हम विशेष जोर दे रहे हैं कि जिससे आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। क्योंकि दोनों नाम मिल रहे हैं, महाराणा प्रताप, राणा प्रताप, तो ध्यान रखिएगा महाराणा प्रताप हिमाचल प्रदेश में है जो ब्यास नदी पर है, जबकि राणा प्रताप चंबल नदी पर है और कहाँ पर है, राजस्थान में है। तो इसी को हम अब क्या करते हैं, पीपीटी के माध्यम से देख लेते हैं जिससे आपको पढ़ने में कोई असुविधा ना हो। तो यहाँ पर लिखा गया है, पहले रावी की है फिर ब्यास। ये जो रावी नदी है इसकी भी उत्पत्ति पीर पंजाल रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश से होता है। यह नदी रंगपुर के समीप चेनाब नदी में मिल जाती है। फिर इस पर वैसे तो 3 पावर प्रोजेक्ट हैं, एक का नाम है उज जो कठुआ डिस्ट्रिक्ट है जम्मू कश्मीर में, एक का नाम है रंजीत सागर या इसी को कहते हैं थीन, वैसे यहाँ पे गलत है इसको सही कर देते हैं। ये जो नाम है यह 3 नहीं बल्कि क्या है, थीन है। क्या है, थीन है। और इसको सपोर्ट करने के लिए जो डैम बनाया जा रहा है उसी का नाम क्या है, शाहपुर कांडी डैम है। और कहाँ पर है, पंजाब में है। रंजीत भी कहाँ पे है, पंजाब में है। शाहपुर कांडी भी कहाँ है, पंजाब में है। लेकिन जो उज है कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में है। तो ठीक है, ये प्रमुख बिंदु थे, तो इसके बारे में डिस्कशन हो गया। अगला जो है इसी प्रकार हम ब्यास पर देख लेते हैं कि जो प्रमुख बिंदु हैं। ब्यास में वही लिखा है कि उत्पत्ति कहाँ है, रोहतांग दर्रा, लघु हिमालय, हिमाचल प्रदेश। यह हरके बैराज कपूरथला पंजाब के समीप यह सतलज नदी में मिल जाती है और यहीं से एक नहर निकाली जाती है जिसका नाम है इंदिरा नहर। ठीक है, शीत ऋतु में इंदिरा नहर में नियमित जलापूर्ति बनी रहे उसी के लिए जो बांध बनाया गया उसका नाम है पौंग डैम और उससे जो जलाशय बनता है उसका नाम है महाराणा प्रताप या उसी को कहते हैं पौंग झील। जबकि राणा प्रताप सागर जो है वह चंबल नदी पर बना है, कहाँ पर है, राजस्थान में है। वही सारे बिंदु यहाँ पर लिखे गए हैं, इसको आप आराम से पॉज करके देख सकते हैं और लिख सकते हैं। लेकिन हम बार बार आपको एक ही सजेशन देते हैं कि जितनी बार इस इमेज को आप ड्रॉ करेंगे आपको सारे पॉइंट क्रमबद्ध तरीके से याद हो जाएंगे, जिससे आपको इनके डायरेक्शन को आइडेंटिफाई करने में भी आसानी होगी। क्योंकि जो प्रश्न बनते हैं वो कहीं ना कहीं उनका सीक्वेंस ऐसे मैनेज किया जाता है कि आपको उनका एग्जैक्ट लोकेशन डायरेक्शन के अनुसार भी पता होना चाहिए। कभी कभी कहेगा नॉर्थ टू साउथ इनको अरेंज करिए, कभी कभी ईस्ट टू वेस्ट या वेस्ट टू ईस्ट अरेंज करिए। तो आपको इनका डायरेक्शन भी पता होना चाहिए। इसी दृष्टिकोण से यह आपको बनाया जा रहा है और आप भी इसे इसी प्रकार से जितनी बार ड्रॉ करेंगे आपके लिए उतना ही अच्छा होगा। अब अगला जो हमारा डिस्कशन है वह है सिंधु की जो लास्ट और प्रमुख सहायक नदी है सतलज, उस पर डिस्कशन होगा कि सतलज नदी कहाँ से निकलती है, सतलज नदी की कौन सी सहायक नदी है, सतलज नदी पर कौन से प्रमुख डैम हैं। तो इन सभी बिंदुओं पर आइए हम डिस्कशन कर लेते हैं पहले कि सतलज नदी कहाँ से निकलती है और इससे संबंधित कौन से प्रमुख बिंदु हैं। तो देख लेते हैं इसके बारे में भी। पहले एक ये हमारा बनाया हुआ इमेज है, इसमें हमने कहा कि पहले तो सिंधु है, इसी सिंधु की पहली जो प्रमुख सहायक है झेलम, दूसरी है चेनाब, तीसरी है रावी, चौथी है ब्यास और पांचवी है सतलज। यह सतलज सिंधु की दूसरी सबसे बड़ी सहायक नदी है जो कहाँ से निकलती है, राकसताल से निकलती है। और इसको इसी इमेज को इसमें भी देख सकते हैं, तो दोनों सेम है, कोई अंतर नहीं है। तो हम केवल सतलज को अब आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि सतलज के बारे में क्या प्रमुख बिंदु है। तो यहाँ पर देखिए यह सतलज नदी का एक इमेज ड्रॉ किया गया है। तो यह सतलज नदी जहाँ से निकलती है उसका नाम है राकसताल और यह नदी निकलती है वही ट्रांस हिमालय से। कहाँ से निकलती है, ट्रांस हिमालय।
ट्रांस हिमालय की जो कैलाश श्रेणी है जो तिब्बत में है, ट्रांस हिमालय का एक कराकोरम श्रेणी है, उसी कराकोरम का जो एक्सटेंशन तिब्बत में हो गया है उसको कहते हैं कैलाश श्रेणी। और उसी कैलाश श्रेणी में एक झील है जिसका नाम है मानसरोवर झील, और उसी मानसरोवर झील के जिस स्थान से यह नदी निकलती है उसका नाम है राकस ताल। तो मानसरोवर से 3 नदी, एक तो सिंधु है जो सिंधी खबाब गारतंग से निकलती है, एक ब्रह्मपुत्रा है जो आंगसी ग्लेशियर से निकलती है या जिसको कहते हैं चेमायुंग दंग हिमानी, एक तीसरी नदी है जिसका नाम है सतलज, यह कहाँ से निकलती है, राकसताल। तो ध्यान रखिएगा, तिब्बत से या मानसरोवर से 3 नदियाँ निकलती हैं, सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्रा। यही 3 नदियाँ केवल, हम आगे देखेंगे जब नदी तंत्र की बात करेंगे कि जो इनका प्रतिरूप होता है, पैटर्न होता है, उसमें हम बात करते हैं पूर्ववर्ती नदी तंत्र क्या होता है। तो उस पूर्ववर्ती नदी तंत्र में केवल 3 ही नदियाँ आती हैं, सिंधु है, सतलज है और ब्रह्मपुत्रा है। तो क्या है उसके बारे में बाद में डिस्कशन होगा, अभी नहीं। तो यहाँ पर यह जो सतलज नदी है यह कहाँ से निकलती है, राकसताल से, और राकसताल कहाँ पर है, यह भी मानसरोवर का ही एक पार्ट है। यहाँ से नदी निकलती है और निकलने के पश्चात एक दर्रा है जिसका नाम है सिपकीला, और यह सिपकीला जो दर्रा है यह भी लघु हिमालय का पार्ट है। किसका पार्ट है, लघु हिमालय का पार्ट है, लघु नहीं बल्कि हम कहेंगे या ग्रेट हिमालय का पार्ट है। किसका है, ग्रेट हिमालय का पार्ट है। ग्रेट हिमालय में 2 दर्रे हैं हिमाचल प्रदेश में, एक का नाम है बारालाचा और एक का नाम है सिपकीला, हम लोग हिमालय में पढ़ेंगे। तो यह इसी सिपकीला दर्रे से एंट्री करती है, कहाँ पर, भारत में। तो आपसे कभी कभी पूछा जाएगा कि यह किस दर्रे से भारत में एंट्री करती है, तो उसका नाम क्या रहेगा, सिपकीला दर्रा। तो सतलज नदी सिपकीला दर्रे के माध्यम से ही भारत में एंट्री करती है, और सिपकीला दर्रा ग्रेट हिमालय का पार्ट है, कहाँ पर, हिमाचल प्रदेश में। इसकी एक प्रमुख सहायक नदी है जिसका नाम है स्पीति, और स्पीति की भी एक सहायक नदी जिसका नाम है पारीचू। तो ध्यान रखिएगा, जो यहाँ पर सतलज नदी है ये निकलती है राकसताल से, सिपकीला दर्रे से एंट्री करती है भारत में। इसकी सहायक नदी है स्पीति, और स्पीति की सहायक नदी क्या है, पारेचू। तो कभी कभी स्पीति और पारेचू दोनों नदियों को सहायक नदी मान लिया जाता है सतलज की, इसमें भी कोई एतराज नहीं है। इस पर 3 डैम हैं, 3 क्या, यहाँ देखिए कई डैम है फिर भी, जैसे सबसे पहला भाखड़ा नांगल है, फिर हम बात कर सकते हैं पार्वती नेप्था झाकरी है। सबसे पहले कौन है, यहाँ देखिएगा भाखड़ा है, फिर है नेप्था झाकरी, फिर है पार्वती, कोल डैम, और एक है रामपुर। तो यहाँ पर कुछ डैम है जो आपको याद ही करना है। इसमें मतलब आप जितनी बार इसको याद करने का प्रयास करेंगे आपको इजीली याद हो जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जैसे भाखड़ा नांगल आप बता सकते हैं कहाँ पर है, सतलज नदी पर है। नेप्था झाकरी भी किस पे है, सतलज पे है। पार्वती भी किस पर है, यह भी सतलज पर है। फिर यहाँ पर कोल डैम भी किस पर है, सतलज पे है। रामपुर किस पे है, सतलज पर है। और सब के सब कहाँ पर हैं, हिमाचल प्रदेश में हैं, एक ही राज्य में सब हैं, इसलिए कोई दिक्कत नहीं। हाँ, इसी पर एक झील भी है जिसका नाम है गोविंद सागर झील। क्या नाम है, गोविंद सागर झील है। और हमने आपसे जब गंगा नदी पढ़ रहे थे तो गंगा नदी पढ़ने के दौरान हमने आपसे डिस्कशन किया था, जब सोन नदी, कौन सी नदी, सोन नदी, तो सोन की ही एक सहायक नदी थी जिसका नाम है रिहंद, और उसी रिहंद पर एक डैम बना था जिसका नाम है रिहंद बांध, और रिहंद बांध को ही हम लोग कहते हैं गोविंद बल्लभ पंत सागर। तो ये जो गोविंद बल्लभ पंत सागर है यह रिहंद नदी से संबंधित है, जबकि गोविंद सागर किससे संबंधित है, इस सतलज नदी से संबंधित। हमने इसके बारे में डिस्कशन गंगा वाले पार्ट में भी किया है, लेकिन फिर भी यहाँ पर हम बता दिए हैं। साथ में जो गोविंद सागर बांध है यह किस नदी पर है, यह शहजाद नदी पर है, ललितपुर में है।
तो ध्यान रखिएगा, गोविंद से संबंधित 3 पॉइंट हो गए। एक तो हिमाचल प्रदेश में है, सतलज नदी पर है, एक जो सोन है, सोन की सहायक रिहंद है उस पर है, और एक ललितपुर में है, सहजात नदी उस पर है। तो इन तीनों नामों को आप क्या करिएगा, स्पष्ट किए रखिएगा। साथ में इसी सतलज पर एक सिंचाई परियोजना है जिसका नाम है सरहिंद। क्या नाम है? सरहिंद नहर परियोजना है, यानी सिंचाई के लिए यह परियोजना बनाई गई है। तो यह कुछ प्रमुख बिंदु हैं जो इस सतलज नदी से संबंधित हैं। अगर इसके पौराणिक नाम की हम बात करें तो इसे हम क्या कहते हैं, शताद्री कहते हैं या शतुद्री कहते हैं। तो इसके दोनों नाम मिलते हैं, जो भी आपको समझना है समझिएगा। साथ में एक पॉइंट ये भी इम्पॉर्टेंट है कि हिमालय की यह सभी श्रेणियों को क्या करती है, कट करती है। हिमालय की जितनी भी श्रेणियां हैं उसको क्या करती है, यह कट करती है। और पूरी लंबाई इसकी अगर देखा जाए तो कितना है, 1500 किलोमीटर है। यह सिंधु की आखिरी प्रमुख दूसरी सबसे बड़ी सहायक नदी है। अब इसी को हम लोग पीपीटी के माध्यम से देख लेते हैं कि क्या क्या प्रमुख बिंदु हैं जिससे आपको पढ़ने में और लिखने में कोई असुविधा ना हो। तो लिखा गया है, हिमालय की पूर्ववर्ती नदियों में यह प्रमुख नदी है। पूर्ववर्ती नदी में 3 नदियां हैं, एक का नाम है ब्रह्मपुत्रा, एक का नाम है सिंधु और एक का नाम है सतलज। गंगा पूर्ववर्ती नदी तंत्र का पार्ट नहीं है। फिर लिखा है, इसकी उत्पत्ति मानसरोवर के राकस ताल से होती है, जो ट्रांस हिमालय का विस्तार तिब्बत में है वहाँ पर है। फिर हरके बैराज के पास ब्यास नदी आकर के इस सतलज नदी में मिल जाती है, और इसी सतलज नदी से जो चेनाब नदी है वह भी आकर के मिल जाती है मिठनकोट के समीप। साथ में स्पीति और पारेचू इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। इस पर जो प्रमुख डैम हैं उनके नाम क्या क्या हैं, भाखड़ा नांगल है, पार्वती 3 है, कोल डैम है, रामपुर, और एक नहर परियोजना है जिसका नाम है सरहिंद नहर परियोजना। अगर और प्रमुख बात करें तो एक झील है जिसका नाम है गोविंद सागर झील, जो हिमाचल प्रदेश में है, जबकि गोविंद बल्लभ पंत सागर जो है यह रिहंद नदी पर है जो सोन की सहायक है। साथ में एक बांध है जिसका नाम है गोविंद सागर बांध, यह सहजाद नदी पर है ललितपुर में। तो यह सिंधु नदी से संबंधित जो प्रमुख नदियां थीं उनके बारे में जितने भी बिंदु हो सकते थे उतने बिंदुओं पर हमने आप लोगों के साथ डिस्कशन किया है। फिर भी इस पर जो प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों पर भी हम लोग बाद में डिस्कशन करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम लोग सभी नदी तंत्र पर अध्ययन कर लेंगे कि भारत में कितने प्रकार के अपवाह तंत्र हैं या इनसे संबंधित कौन कौन से डेवलपमेंट हैं। उन सबको पढ़ने के बाद लास्ट में इससे संबंधित जो प्रश्न होंगे उस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो अगला जो हमारा अब डिस्कशन का टॉपिक होगा वह इंडियन ड्रेनेज सिस्टम का जो पेनिनसुलर सिस्टम है उस पर हम डिस्कशन करेंगे। और पेनिनसुलर जो रिवर सिस्टम है इसके भी 2 पार्ट हैं, एक वेस्टवर्ड डायरेक्शन की नदियां हैं और एक ईस्टवर्ड डायरेक्शन की नदियां हैं। तो वेस्टवर्ड में भी उसमें लूनी है, फिर हम कहते हैं सरस्वती है, साबरमती है, माही है, कई नदियां हैं, नर्मदा है, ताप्ती है, मांडवी है, जुआरी है, फिर पेरियार है, पंबा है। उन सभी नदियों पर पहले डिस्कशन होगा। उसके बाद पेनिनसुलर का जो सेकंड पार्ट होगा जिसमें हम लोग ईस्टवर्ड नदियों का डिस्कशन करेंगे, जो पूर्ववाही नदी तंत्र है, जिसके अंतर्गत हम सुवर्ण रेखा का बैतरणी, ब्राह्मणी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नर, कावेरी, बैगई, उन सभी नदियों का डिस्कशन करेंगे। तो हम आप लोगों से अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।